अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि कल हफ्ते वाले दिन हमारी जो क्लास है, चाहे जो कल हमारी क्लास नहीं हुई वो हफ्ते वाले दिन होगी, और हफ्ते वाले दिन सेम टाइमिंग पर होगी। इसी टाइमिंग पर आपकी जो है वो क्लास होगी, तो सारे जो हैं वो आ जाएं लाजमी। सही, ये ना हो कि गायब हो जाए। अच्छा, ये आज जो है वो हम आपसे कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे, और बेसिकली हमारे पास हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, उससे रिलेटेड हमारे पास हिस्ट्री का कुछ बैकग्राउंड है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, हर क्लास के अंदर मैं हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि याद रहे। तो आज बेसिकली हिस्ट्री की डिस्कशन है हमारे पास, और उसी को हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या होता है और क्या क्या चीज़ें मौजूद है हमारे पास। देखिए, हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक है उसमें है स्टेजेस ऑफ मैन। आपने 7 एजेस ऑफ मैन पढ़े होंगे, पढ़े हैं आपने 7 एजेस ऑफ मैन? यस सर। अच्छा, वो जो 7 एजेस ऑफ मैन आपने पढ़े थे बेटा, वो आपने पढ़े थे इस चीज से रिलेटेड कि आपके पास कौन सी चीज, इंसान जो है वो कब क्या करता है, सही, और इंसान ने कब बूढ़ा है, कब वो जवान है, सही, उससे रिलेटेड आपने जो है वो पढ़े थे। वो जो 7 एजेस ऑफ मैन थे, चाहे बच्चा होता है, फिर बूढ़ा, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, चाहे, तो वो 7 एजेस थे आपके पास, चाहे उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर। लेकिन आज जो हम स्टेजेस ऑफ मैन पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ और है, चाहे वो कुछ और कहानी है। वो है स्टार्टिंग से, वो है वर्ल्ड की हिस्ट्री से, कि हमारे पास एजेस ऑफ मैन जो हैं वो क्या हैं, और उनमें क्या इंसान ने काम किया और कैसी परफॉर्मेंस रही उसकी। कुछ हमारे पास बैकग्राउंड्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड हम यूज करते हैं, अर्ली एज। सुना है आपने वर्ड? एक वर्ड हम यूज करते हैं, डार्क एज। सही, अर्ली एज या डार्क एज, सही है। इसी तरह एक वर्ड है हमारे पास, स्टोन एज। सही, अर्ली एज, डार्क एज या स्टोन एज। अच्छा, ये अर्ली एज हो या डार्क एज हो या स्टोन एज हो, ये इब्तदाई दौर की बातें ना, अर्ली पीरियड की बातें। इसमें देखो, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ अर्ली एज या डार्क एज हमारे पास क्या है, सही है, फिर मैं जाऊंगा स्टोन एज की तरफ। देखो, दुनिया में हम ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी हिस्ट्री है, मैं हर दफ़ा इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाता हूँ ताकि बंदे को याद रहे कि देखो, हमारे पास साइंस की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि कार्विन की जो थ्योरी है, कहना चाहिए साइंस के एक रिसर्चर है कार्विन, उसकी एक थ्योरी है कि इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना है। यानी बंदर जो डेवलप्ड हुए, सही है, और डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद जो है इंसान, बंदरों में शऊर आया और वो इंसानों में कन्वर्ट हो गए, सही, यानी बंदर से इंसान बना है। लेकिन कुरान कुछ और कहता है। कुरान ये कहता है कि इंसान थे, इंसानों से बंदर बने हैं, सही। जब अजाब हुआ एक कौम के ऊपर, खुदा ने अजाब किया एक कौम के ऊपर, तो उस कौम को जो है खुदा ने बंदर बना दिया,
सही। और मछली के शिकार से उनको रोका गया था। सही, उसको हमको कुरान में तस्करा मौजूद है। तो खुदा ने उनके ऊपर अजाब किया और वो बंदर बन गए। सही, इसी वजह से जो है वो मिलता जुलता आपको उसके अंदर नजर आता है। तो कार्विन को धोखा हुआ। सही, कार्विन ने क्योंकि रिवर्स फैक्टर में उसको डिस्कस किया तो उसको जो है वो उसको धोखा हुआ उसके अंदर। सही, वरना इंसान से बंदर अजाब की सूरत में कहना चाहिए। अच्छा, अर्ली एज या डार्क एज की बात करें तो सबसे पहले हम अर्ली एज की तरफ चलते हैं। देखो, कोई भी शख्स नहीं जानता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में कब आए। सही है, दुनिया कब आबाद होना शुरू हुई कोई नहीं जानता। सही है, लेकिन ये कंफर्म है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, कई हज़ार साल पहले दुनिया में आए। सही है, तो ये जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो जो एज, वो जो पीरियड है हज़रत आदम का और बीबी हव्वा का दुनिया में आने का, वो अर्ली एज इसके अंदर है। उनकी नस्ल जो इस दुनिया में परवान चढ़ना शुरू हुई, चाहे वो जो नस्ल बढ़ना शुरू हुई, चाहे वो भी क्या है हमारे पास इब्तदाई दौर है। चाहे इब्तदाई दौर में हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के या बीबी हव्वा के जो काम मिलते हैं। सही। अच्छा, ये भी एक बड़ा वो है कि हज़रत आदम किधर आए और बीबी हव्वा किधर आई। तो हज़रत आदम के बारे में हमें मिलता है कि हज़रत आदम सरनदीप के मकाम पर श्रीलंका का एक एरिया है, और बीबी हव्वा जो है वो जद्दा के मकाम पर सऊदी अरब का एरिया है, जद्दा। सही, उसी उन्हीं के नाम पर वो नाम पड़ गया जद्दा। ये दोनों आपस में कैसे मिले, हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मिले दोनों और साथ रहना शुरू किया दोनों ने। और हज़रत आदम और बीबी हव्वा का जो दुनिया में काम मिलता है हमें, तो दो किस्म के हमें काम मिलते हैं जो मुझे हिस्ट्री के अंदर नजर आते हैं कि दो काम थे उनके बुनियादी। एक काम ये था कि वो खुदा की इबादत करते थे, खुदा से जो है वो गिरिया करते थे, खुदा की इबादत करते थे। और दूसरा काम जो था वो था रिस्क की तलाश करना। चाहे रिस्क की तलाश में वो क्या करते थे कि वो जो खुदा ने जो दरख्त और पौधे लगाए हुए थे वो खाते थे। चाहे उनको तोड़ते थे, उनको खाते थे उनके पत्ते। तो हमें नज़र आया कि इब्तदाई दौर में इंसानों के जो काम थे अर्ली एज में, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो काम कर रहे हैं या उनकी जो नस्लें जो इब्तदाई दौर में काम कर रही हैं, वो क्या है, वो फलों को तोड़कर खाना है। सही है, वो गैदर्ड करना है। सही, इस अमल को कहते हैं गैदरिंग। सही है, गैदरिंग करना, फल तोड़ना, आम तोड़ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप तोड़कर जमा कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं, वो गैदरिंग का अमल कहलाता है हमारे पास। अर्ली दौर का एक काम है। अच्छा, फिर हमें नज़र आता है कि इंसान, अच्छा ये अर्ली एज या डार्क एज तकरीबन एक ही उसमें पीरियड में शुमार किए जाते हैं हमारे पास। सही है। फिर हम ये कहते हैं कि इंसान ने अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान ने क्या किया, इंसान ने दरिया से, समंदर से मछली का शिकार शुरू किया इब्तदाई दौर में, ताकि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर दे। क्योंकि फल और फ्रूट जो हैं वो पूरे साल मौजूद तो नहीं होते, मुख्तलिफ सीजन्स में मुख्तलिफ होते हैं। तो इंसान ने मछली का शिकार शुरू किया। अच्छा, मछली के शिकार की अगर हम बात करें तो मछली के शिकार के बारे में फिशिंग भी हमें इब्तदाई दौरों के कामों में नजर आता है। सही, कि इंसान करता था। इसी तरह दरख्त काटना या दरख्तों को तोड़ना, सही, और उससे घर बनाना, अपने रहने के लिए जगह बनाना, ये भी इब्तदाई दौरों के कामों में हमें नजर आता है कि इंसान ये काम किया करते थे। अच्छा, मछली के शिकार की अगर हम बात करें, इंसान जब मछली का शिकार करता था तो पुराने दौर में अगर आपने डिस्कवरी चैनल्स वगैरह देखे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जानवर जो है वो क्या करता है, हाथ से शिकार करता है। सेम इसी तरह जानवरों को देखा देखी इंसान भी जो है वो हाथ से शिकार करता था, चाहे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता था मछली को। अच्छा, मछली जब इंसान हाथ से मछली, इंसान जब दरिया की मछली को शिकार करता है या समंदर की मछली को शिकार करता है तो मछली दरिया के अंदर या समंदर के अंदर पावरफुल होती है, चाहे उसको शिकार करना मुश्किल होता है और हाथ पे कांटे लग जाते हैं, चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जख्म बढ़ना कहना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि इंसान जो है वो दरिया के किनारे बैठा हुआ था। अच्छा, अब जब दरिया के किनारे बैठा था उसने मछली का शिकार करने के, तो उसने देखा एक पत्थर पड़ा है। सही, उसने क्या किया, उसने उस पत्थर से उसने एक नोक बनाई, यानी ऐसी ही उसने एक नोक बनाई। सही है, जब उसने नोक बनाई तो उसने, जब वो पत्थर नोकदार बन गया, सही, तो उसने उस पत्थर से मछली का शिकार किया फर्स्ट टाइम। सही, मछली जा रही थी, मछली के ऊपर जोर से वार किया तो मछली तड़पने लगी और मछली उसके अंदर फंस गई। तो बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ इसको हम कहते हैं आगाज है किसका, स्टोन एज का। किसका आगाज है, स्टोन एज का। सही, यानी इंसान ने पहला टूल बनाया, सही, उस टूल से मछली का शिकार किया। सही, जब मछली का शिकार किया तो हमने कहा कि इंसान कौन से दौर में दाखिल हो गया, स्टोन एज में। सही, और ये जो स्टोन एज है बेटा, सही, ये इब्तदाई दौर है इंसान का। सही, इब्तदाई दौर में इंसान दाखिल हुआ, पत्थरों के दौर में। अच्छा, इसके बाद इंसान ने क्या किया, पत्थरों से मकानात बनाए, पत्थरों में, गारों में जाके रहना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें, वो सब बात की चीजें। सही है, लेकिन पहला जो आगाज हुआ वो कहाँ से हुआ, जब उसने वो मछली का शिकार किया, वो टूल बनाया, उससे मछली का शिकार किया,
वो है आगाज स्टोन एज का। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? स्टोन एज के बाद जो हमारे पास जो एज है वो है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज क्या है? एक दिन इंसान पहाड़ पर बैठा था, सही, उसने क्या किया, उसने कहा यार ये मैंने पत्थर, अच्छा फिर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान ने जब पत्थर से मछली का शिकार किया, सही, और शिकार करने के बाद उसने उसको एक इक्विपमेंट मिल गया कि वो मछली का शिकार करने लगी, तो उसने सिर्फ पत्थर से मछली का शिकार ही नहीं किया, सही, उसने फिर पत्थर से जो दुनिया में मुख्तलिफ जानवर मौजूद थे उनका भी शिकार किया अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, हथियार बनाए, सही, जिसमें तीर है, मुख्तलिफ चीज़ें, जिससे उसने फिर बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया, सही। तो स्टोन से जो है वो ये पूरा स्टोन एज का पीरियड कहलाता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो एक पहाड़ के ऊपर बैठा था, उसने कहा क्यों ना मैं इसको खुदाई करके देखूं, सही, इसको खोद के देखूं इसके अंदर से क्या निकलता है। तो जब इंसान को पहला मेटल डिस्कवर्ड हुआ, उसने खुदाई करना शुरू की, जमीन की खुदाई करते करते उसको पहला मेटल डिस्कवर्ड हुआ। जो पहला मेटल दुनिया में डिस्कवर्ड हुआ वो था ब्रॉन्ज, सही, जिस शख्स ने डिस्कवर्ड किया उसी के नाम पर रख दिया गया, तो उसको नाम दे दिया आपने ब्रॉन्ज एज का, सही, यानी गोल्ड पहला मेडल नहीं है, सही, पहला जो मिनरल डिस्कवर्ड हुआ वो था ब्रॉन्ज, सही, और उसी की नाम पर हमारे पास एज शुरू हो गई, ब्रॉन्ज एज। उसके बाद कहीं जाकर आयरन डिस्कवर्ड हुआ, तो फिर आयरन एज का आगाज हुआ, सही। तो वो एक लंबा पीरियड हमारे पास, सही, कि मेटल डिस्कवर्ड हुआ, मेटल में जो पहला मेटल है वो है ब्रॉन्ज। ये अलग बात है कि आयरन जो है वो बाद में डिस्कवर्ड हुआ, और आयरन जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ चीज़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेटल। ब्रॉन्ज के बाद हमारे पास आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, देखो एक वर्ड है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है जिद्दत आना, सही है, यानी रेवोल्यूशन क्या है? जिद्दत। अब ये जिद्दत की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, जब हम किताबें उठाकर पढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा आगे कि हमें यूसुफ रहमानी साहब की जो बुक मौजूद है उसके अंदर हमें मिलता है कि 10,000 BC में इंसान खेती बाड़ी कर रहा था। बाज जो और किताबें, उन किताबों में 20,000 BC में, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले, कबले मसीह, हजरत ईसा की पैदाइश से 10,000 साल पहले या हजरत ईसा की पैदाइश से 20,000 साल पहले इंसान खेती बाड़ी कर रहा था। ये हमारे पास मौर्रिखीन बताते हैं, राइटर्स बताते हैं कि जब हमने रिसर्च की, मट्टी के ऊपर रिसर्च की, तो हमें ये साथ मिलता है कि इंसान यहाँ पर खेती बाड़ी करता था। अगर हम मिनिमम 20,000 भी ना माने, अगर हम मिनिमम 10,000 भी मान लें, तो इस बात का आइडिया हो जाता है कि इंसान 10,000 BC में काश्तकारी कर रहा था कम से कम। अब देखो, पहले तो एक अमल है कि इंसान फल तोड़कर खा रहा है, इसलिए इसको रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, जिद्दत का नाम दिया गया। पहले इंसान क्या था? फल तोड़कर खाता था सिर्फ, लेकिन बाद में क्या किया, इंसान ने खेतीबाड़ी शुरू कर दी, काश्तकारी शुरू कर दी, इंसान ने फसलों को काश्त करना शुरू कर दिया। तो वो जो दौर है उसको हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ अंबिया आए, मुख्तलिफ, उन्होंने आकर जो है वो सिखाया। ये जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास एक शख्स का तस्करा मिलता है हमारे पास, और उनका नाम है अनोश। अनोश जो है ये बाज़ जगहों पे ज़बर है, बाज़ जगहों पे पेश मिलता है इनके नाम में, सही, बाज़ जगहों पे ज़ेर मिलता है। आनोश कहते हैं, कोई ऊनोश कहीं पे लिखा नजर आता है और कहीं पर ईनोश लिखा नजर आता है। ये बेसिकली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, हज़रत अनोश, सही है। हज़रत अनोश जो हैं ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के, किसके? हज़रत शीस, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया पर दूसरे नबी हैं। हज़रत आदम के बाद जो दूसरे नबी आए वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत अनोश, सही, जिनके बारे में मिलता है कि इन्होंने दुनिया में सबसे पहले खुरमा, खजूर जिसको हम कहते हैं खुरमा, उसकी खेती लगाई, उसको बोया। यानी इससे पहले इंसान तोड़कर खा रहा था, हज़रत अनोश ने उसको बोने का आगाज़ किया, सही। अच्छा देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि हज़रत आदम तकरीबन 1000 साल दुनिया में रहे, तो हज़रत आदम की जो नमाज जनाजा पढ़ाई वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जो बेटे हैं वो हज़रत अनोश अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अनोश अलैहिस्सलाम के बारे में मिल रहा है कि इन्होंने इंसान ये दुनिया में खेती बाड़ी का आगाज़ किया,
और सबसे पहले खुरमे को बोया, खजूर को बोया। इनके बाद जो मुख्तलिफ अंबिया आए दुनिया के अंदर, सही, उन्होंने मुख्तलिफ फसलों को बोने के तरीक़ेकार बताए कि वो कैसे काश्त की जा सकती हैं। अच्छा, बोने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी का होना, मीठे पानी का होना। ज़मीन हर जगह मौजूद थी, सही, असल चीज़ जो थी वो था मीठा पानी। तो इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने, अच्छा अब देखो पुराने दौर में आपको क्या नज़र आ रहा है, एग्रीकल्चर का वक़्त भी नज़र आ रहा है। तो पुराने दौर में, अच्छा यहाँ पे देखो पुराने दौर में तुम्हें क्या क्या काम नजर आ गया। पुराने दौर में तुम्हें नजर आया कि इंसान फल तोड़ कर खा रहा है। पुराने दौर में तुम्हें नजर आ रहा है इंसान फिशिंग कर रहा है। पुराने दौर में तुम्हें नजर आ रहा है कि इंसान हंटिंग कर रहा है, जानवरों का शिकार। फिशिंग करना या जानवरों का शिकार करना, हंटिंग करना, वो पुराने दौर में स्टोन एज से आ रहे हैं। फिर इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की। तो इंसानों ने क्या किया, दरियाओं के किनारों पर पड़ाव डाला, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मीठे पानी का होना। तो जहाँ इंसान को दरिया के करीब पानी नजर आया, दरिया में पानी नजर आया, मीठा पानी नजर आया, उसने उसके करीब रहना शुरू कर दिया ताकि वो खेती बाड़ी कर सके। पहले एक बंदा आकर रुका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उस जगह पर गांव बनता चला गया, और गांव आज बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट हो चुके हैं। चाहे तो पहले दौर में, इब्तदाई दौर में अगर हम देखें तो इंसान क्या करता था, खेती बाड़ी खुद करता था, सारी चीजें खुद काश्त किया करता था, हर फसल वो खुद उगा रहा है। लेकिन बाद में इंसान ने इस बात को रियलाइज किया कि वो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर चीज को वो खुद काश्त नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि जो चीज मैं अच्छी काश्त कर सकता हूँ वो मैं काश्त करूंगा, जो चीज दूसरा बंदा अच्छी काश्त कर सकता है वो उस चीज को काश्त करे। चाहे तो उसने डिवीजन की। तो उसने ये जो डिवीजन की, इसके बारे में मिलता है कि 8000 BC में इंसान ने कमर्शियल बुनियादों पर एग्रीकल्चर का आगाज किया। इसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। चाहे कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या, यानी मैं अगर गंदम अच्छी काश्त कर सकता हूँ तो मैं गंदम काश्त करूँ। चाहे अलीजा अगर जो है वो चावल अच्छे काश्त कर, वो चावल अच्छे काश्त करे। एमन अगर जो है वो चने की दाल अच्छी काश्त करती है तो एमन चने की दाल अच्छे काश्त करे। हबीबा बाजी जो है वो अगर सेब की काश्त कर सकती हैं, सेब वो के दरख्त लगा सकती हैं तो वो सेब लगाएं। चाहे मोइज भाई जो है वो अगर आम की पैदावार कर सकते हैं तो आम, चाहे या अगर ये पालक काश्त कर सकते हैं पालक की काश्त करें। चाहे तो हमने कामों को बांट लिया कि कौन सा बंदा कौन सा अच्छा काम कर सकता है। फिर हम चीजों को, अच्छा ये आगाज था बार्टर सिस्टम का, अगर याद हो तुमने बार्टर सिस्टम पढ़ा, लोग चीजों को, चीजों से अशिया को एक्सचेंज करते थे। चाहे तो ये 8000 BC में इंसान ने कमर्शियल एग्रीकल्चर का आगाज किया। ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है हमारे पास। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के एक लंबे अरसे बाद, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के एक लंबे अरसे बाद हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम मशीन एज का नाम देते हैं। सही, ये मशीन एज कब आई, ये आ रही है हमारे पास 1750 AD में, कहना चाहिए 1750 AD। हम ये कहते हैं, AD का मतलब है आफ्टर डेथ, हजरत ईसा के जाने के बाद। सही, हजरत ईसा जब दुनिया से चले गए तो वो AD का पीरियड है हमारे पास। सही, हम एज अ मुस्लिम मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, क़यामत से पहले वापस आएंगे, आसमान पर, चौथे आसमान पर मौजूद है। लेकिन क्रिश्चियंस के हिसाब से जब वो सूली पर चढ़ाया गया हजरत ईसा को, अच्छा क्रिश्चियन भी ये बात मानते हैं कि हजरत ईसा वापस आएंगे। सही है। तो हजरत ईसा को आज गए हुए दुनिया में अगर हम कहें तो आज हम कहते हैं कि 220 AD चल रहा है। सही, 220 AD चल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि हजरत ईसा को दुनिया में से गए हुए तकरीबन 2020 साल हो चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मेडिकल रेवोल्यूशन आया था, ये आया है, मेडिकल कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये आया 1750 AD में। 1750 AD में क्या हुआ, यूरोप के अंदर 1750 के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मशीन बनाई, सही, जो कि भाप से चलती थी, सही, स्टीम इंजन। सही, और वो यूरोप के अंदर बना, बर्तानिया के अंदर बनी वो मशीन। सही, और वहां पर मेडिकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी इंडस्ट्रीज नहीं थी इससे पहले, मशीनें नहीं थी। सही, तो लोग मशीनों में, फैक्ट्रीज में काम नहीं करते। सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी अब देखो अगर, तो तुम्हें जो सेकेंडरी एक्टिविटीज नजर आ रही है, जो हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ी थी, उसका आगाज कब से नजर आ रहा है, 1750 AD में नजर आ रहा है। यानी जब पहली मशीन बनी और इंसान ने मशीन पर काम करना शुरू किया, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो यूरोप से शुरू हुआ। और ये मशीनें जो हैं वो यूरोप के अंदर जो मशीनरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो टेक्सटाइल से रिलेटेड था पहले। सही, यानी टेक्सटाइल से रिलेटेड उन्होंने जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो लगानी शुरू की, और उससे मुख्तलिफ चीजें मशीनों से बनाना शुरू की। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। यानी अब देखो कितना पीरियड गुजर गया इंसान को आए हुए कि इंसान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहा है 10,000 कबले मसीह में, यानी हजरत ईसा की पैदाइश से भी 10,000 साल पहले। उसके बाद 1750 AD में जाकर एक बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है कि इंसान मशीनें बनाना शुरू कर रहा है। सही, और बढ़ते बढ़ते जो है वो बड़े पैमाने पे आपके वहाँ मशीनें बनना शुरू हुई। 1750 के बाद
आपके पास जो है वो बड़ा रेवोल्यूशन आता है जिसको हम नाम देते हैं मेडिकल रेवोल्यूशन का। ये जो मेडिकल रेवोल्यूशन है बेटा, बेसिकली इलाज तो पहले भी होता था। वर्ड लिखा रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब है जिद्दत। इलाज तो पहले भी था भाई, बंदे बीमार होते थे तो मुख्तलिफ जड़ी बूटियां खाते थे, मुख्तलिफ मेडिसिन लेते थे और उससे सही हो जाते थे। लेकिन रेवोल्यूशन क्या कह रहे हैं? रेवोल्यूशन कह रहे हैं जिद्दत का आना। सही, जिद्दत क्या थी कि 1950 के अंदर, 1950 एडी के अंदर इंसान ने डिस्कवर्ड किया एंटीबायोटिक को। सही है, एंटीबायोटिक जो है वो जो आज डॉक्टर आपको देता है, आप जरा सा बीमार हुआ आपको एंटीबायोटिक दे दी, डॉक्टर ने कहा बेटा ये एंटीबायोटिक ले लेना, 3 दिन या 5 दिन ले लेना और उसके बाद तुम सही हो जाओगे। तो ये जो एंटीबायोटिक है इसकी दरियाफ्त जो है वो 1950 में हुई। इससे पहले एंटीबायोटिक नहीं थी। इससे पहले क्या होता था, बंदे को जरा सा जख्म लगा, किसी जानवर ने काट लिया, सेप्टिक हो गया, तो वो क्या होता था, वो अजू का हिस्सा काटना पड़ता था या इंसान जो है उस मर्ज में मर जाता था। लेकिन एंटीबायोटिक की दरियाफ्त के बाद हुआ क्या कि एंटीबायोटिक की दरियाफ्त के बाद इंसानों के मरने की तादाद कम हो गई, क्योंकि जो भी जख्म लग रहा है, जो भी चीज हो रही है, वो इंसान उसके नतीजे मर नहीं रहा, बल्कि अब क्या कर रहा है, वो एंटीबायोटिक खा लेता है और वो सेहतयाब हो जाता है, सही हो जाता है। चाहे तो ये जो मेडिकल रेवोल्यूशन आया ये 1950 एडी में आया, यानी तकरीबन अगर देखो 200 साल बाद, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तकरीबन 200 साल बाद 1950 एडी में, यानी आज से तकरीबन अगर हम कहें तो 70 साल पहले, सही 70 साल पहले, आज 220 चल रहा है ना, तो तकरीबन 70 साल पहले पाकिस्तान बनने के बाद मेडिकल रेवोल्यूशन, यानी पाकिस्तान बनने के बाद, कायदे आजम के इंतकाल के बाद मेडिकल रेवोल्यूशन आ रहा है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि क्या है, एंटीबायोटिक दरियाफ्त। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास एक और एज है जो हमें मिलती है, एटॉमिक एज। अच्छा, ये जो एटॉमिक एज है बेटा, ये एटॉमिक एज थोड़ी पहले की है। थोड़ी पहले से मुराद ये है कि ये 1950 से पहले की है। 1950 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके पास जो है, चाहे जंग अजीम, जो दूसरी जंग अजीम हुई, उसके अंदर हुआ क्या कि अमेरिका ने दावा किया कि उसने एक ऐसा बम, एक ऐसा हथियार बनाया है कि अगर वो किसी शहर के ऊपर मारेगा तो वो शहर पूरा तबाह हो जाएगा। तो लोगों ने उसकी बात मानी नहीं, उन्होंने कहा भाई जब तक सामने ना हो कैसे आम मान लें कि इतना बड़ा कोई हथियार मौजूद है। दूसरी जंग अजीम के मौके पर अमेरिका ने क्या किया, अगस्त के महीने में जापान का एक शहर है जिसके अंदर जिसको आपने नाम सुना होगा, हिरोशिमा। सही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिरोशिमा के ऊपर जो है वो बम गिराया। सही, और हिरोशिमा के ऊपर जब बम गिराया तो वो पूरा शहर जापान का वो तबाह हो गया। अच्छा, जिसके नतीजे में जापानीज जो हैं उनमें गुस्सा और शिद्दत ज्यादा बढ़ी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेजी से जो है वो उस पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया। एक मिनट। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो हिरोशिमा के ऊपर जो है वो बम गिराया। बम गिरने के नतीजे में एटॉमिक बम गिरा तो बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में हमने कहा कि हम किस दौर में दाखिल हो गए, एटॉमिक एज में दाखिल हो गए। सही, ये एटमी धमाके के बाद की बात है, यानी एटमी धमाका जब हुआ दूसरी जंग अजीम के मौके पर, तो आपने कहा कि किस दौर में दाखिल हो गए, एटॉमिक एज में दाखिल हो गए। इतना खतरनाक इंसानों ने हथियार बना लिया। अच्छा, फिर आपने नाम सुना होगा, जापानीज में गुस्सा है, जापानीज ने कहा एक ही बम बनाया होगा, शायद इससे ज्यादा बम ना हो। उन्होंने अपनी जंगी उसको जो है उसको तेज कर दिया। जाहिर सी बात है, आपके बाद जब आपका पूरा शहर तबाह हो जाए तो एक रिएक्शन आता है कि हम और तेज लड़ेंगे। सही, तो एक हफ्ते बाद ही अमेरिका ने क्या किया, उसका दूसरा बम नागासाकी पे गिरा दिया। यानी पहले हिरोशिमा पे गिराया, फिर नागासाकी पे गिरा दिया। जब नागासाकी के ऊपर दूसरा बम गिरा तो उसके नतीजे में जापान का दूसरा बड़ा शहर तबाह हो गया। जब जापान का दूसरा बड़ा शहर तबाह हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा हम फर्दर जंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने जंग रखी तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। चाहिए तो अमेरिका को उस जंग के अंदर विक्ट्री हुई। चाहिए तो ये एटॉमिक एज थी। बात समझ में आ रही है? यानी 1945 के करीब कहना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास है स्पेस एज। स्पेस एज की बात करें तो आपने सुना होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब जो हैं उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। तो 1970 की दिहाई है हमारे पास, 1970s का दौर, जिसके अंदर जो है वो इंसान दुनिया से निकलकर स्पेस में पहुंच गया। जब स्पेस में पहुंचा, स्पेस पे इंसान ने पहला कदम रखा, तो हमने कहा कि इंसान किस दौर में दाखिल हो गया, स्पेस एज में दाखिल हो गया।
सही है, जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है। स्पेस एज के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और एज है, और वो एज जो है वो कहलाती है डिजिटल रेवोल्यूशन, या हम उसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव एज। ये जो एज है ये है 1980 की दिहाई। 1980 की दिहाई जो यानी 90s का जो दौर है हमारे पास, 80s के एंड से जो दौर शुरू होता है 90s का दौर, और उसमें हमें नजर आता है इंटरनेट का आगाज। चाहे यानी एक तरफ तो कंप्यूटर की डेवलपमेंट हो चुकी है चाहे, लेकिन हमें इंटरनेट की डेवलपमेंट नजर आती है, इंफॉर्मेटिव एज, इंफॉर्मेशन एज। चाहे जब आईटी की डेवलपमेंट हुई तो हमने कहा कि ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एज का आगाज हुआ। गालबन 95 या 96 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट आ गया था। सही है, तो आप समझ सकते हैं कि जब 95 96 के अंदर जब पाकिस्तान में इंटरनेट आ गया तो ये इससे पहले की डेवलपमेंट है हमारे पास। सही, तो 90s का दौर, ये 80s के एंड का दौर जो है आपके पास, उसमें इंटरनेट का आगाज है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। आज आप देखते हैं आईटी बढ़ते बढ़ते इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि दुनिया की हर चीज के अंदर, मैक्सिमम आप जो इंडस्ट्रीज देख रहे हैं उसके अंदर आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आईटी के ऊपर बेस करें। आज हमारे पास शॉपिंग, आज हमारे पास मार्केटिंग, आज हमारे पास जो है वो ई कॉमर्स इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इवन के आज जो हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आईटी के ऊपर बेस कर रहा है। चाहे एंड्रॉइड फोन एक बड़ी डेवलपमेंट है चाहे, लेकिन वो भी बेस करती है आईटी के ऊपर, इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर। नेट सर्विसेज होंगी तो आप उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो एजेस हमने आज पढ़ी हैं बेटा, ये हमारी जो एजेस हैं ये हमारी मेन एजेस हैं। सही, ये जो 2000 का पीरियड चल रहा है ये सब 1900 की दिहाई के अंदर है। सही है, मैक्सिमम हमारे पास। यानी अगर देखो 1750 का ये मेडिकल रेवोल्यूशन 1900 की दिहाई के अंदर है, एटॉमिक एज, स्पेस एज, फिर कंप्यूटर का आना, फिर ये इंफॉर्मेशन एज, आईटी एज, ये सब जो है वो 1900 की दिहाई के अंदर है। ये जो 2000 का पीरियड चल रहा है यानी 2000 के बाद का, इसके अंदर हमारे पास कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है कि हम ये कहेंगे बहुत बड़ा चेंज आ गया है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हुई है डेवलपमेंट, ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट इसके दरमियान भी बहुत सारी डेवलपमेंट है, लेकिन ये मेन डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम एजेस ऑफ मेन में शुमार करते हैं। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? सही है। और इससे तुम्हें आइडिया होता है कि ये कौन सी काम ऐसे हैं जो इंसान प्राइमरी दौर में कर रहा था और कौन से ऐसे जो हैं जो सेकेंडरी। अब देखो अगर गौर करो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो काम शुरू हुए वो सारे सेकेंडरी दौर के, मशीनों में काम, फैक्ट्रीज में काम। सही, उससे पहले जो इंसान काम कर रहा था वो सारी की सारी क्या थी, प्राइमरी एक्टिविटीज थी जो इंसान करता था। कोई ऐसी चीज जो उसमें समझ में ना आई हो, कोई ऐसी चीज जो उसमें समझ में ना आई हो बेटा? सब समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने क्लास करने को तो नहीं कहा, जो लोग भागते जा रहे हैं। अच्छा, सब समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं बेटा कि देखें, ये आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास क्या क्या चीजें थी। सही, और हमने इसको डिस्कस किया एजेस ऑफ मैन को। एक काम आप सबको करना है, और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। सही है, सब जो है वो मुझे अपने नाम, क्लास और सेक्शन लिखकर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपको जो यूसुफ रहमानी साहब की बुक है, सही है, उसकी कुछ पिक्चर्स भेजूंगा, चैप्टर नंबर 1 की जो हमने पढ़ा है। सही है, और चैप्टर नंबर 2 भी हमने ऑलमोस्ट जो पढ़ लिया उसकी पिक्चर्स भेजूंगा। प्लस जो नोट्स का कुछ है हमारे पास, जो नोट्स हमने डिस्कस किए हैं उससे भी कुछ चीजें मैं आपको पिक्चर भेजूंगा। सही है, उसको करना क्या है आपको जरा समझ लीजिएगा। सही, करना ये होगा कि मैं पिक्चर्स आज या कल में आपको भेज दूंगा। सही, आप उसको पूरे ये जो वीक है ये वीक पढ़ेंगे आप, और नेक्स्ट वीक मैं आपका उसका टेस्ट लूंगा। क्लासेस अपनी जगह होंगी, मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। उसके अंदर हो सकता है कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जा रही हो आपसे, कोई एमसीक्यू दिया हुआ होगा। सही है, वो आपको एक लिंक मैं आपको सेंड करूंगा, उसके अंदर आपको वो ऑनलाइन टेस्ट देना होगा ताकि पता चले कि आपने कितना समझा है। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? यस सर। तो अच्छा देखो, करना क्या होगा, उसको करना ये होगा कि आप उसको रीड करेंगे। सही, उन पेजेस को रीड करेंगे। उन पेजेस में अगर छोटी छोटी डेफिनेशंस मौजूद हैं तो उन डेफिनेशंस को याद करेंगे। सही है, कि बिल्कुल अगर मैं कहूँ उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन है तो आप उस डेफिनेशन को याद कर लेंगे। सही, उसके अंदर एग्जाम्पल्स दी हुई होंगी मुख्तलिफ। सही, आप उन सारी चीजों को रीड करेंगे तो उस वो जो चैप्टर 1 और 2 हम ये जो पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे आपका वो टेस्ट बनेगा।
सही, वो टेस्ट फिर जब आप ऑनलाइन दे देंगे तो उसको मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद मैं आपको उसकी मार्किंग अलॉट करूंगा कि आपके कितने उसके अंदर मार्क्स है। अच्छा, उसका मैं जब टाइम बताऊंगा तो जो ड्यूरेशन मैं आपको दूंगा टेस्ट का, उसमें ही आपको वो टेस्ट करना होगा। सही, क्लियर है? सर जी बाजी। सर हमने तो वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं है अलीजा, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं वीडियोस हाँ, अपलोड कर दूंगा सारी, चाहे जो ठीक है। सेकंड ईयर का ग्रुप हैगा, चाहे उसके अंदर सारी वीडियोस यस सर। अपलोड कर दूंगा, तुम वो सारी वीडियोस देख लेना, चाहे तो चैप्टर पढ़ ठीक लिया है। तुमने। ओके। बात समझ में आ गई? फिर भी कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। सही है? और कोई सवाल? नो सर। हफ्ते वाले दिन हमारी क्लास होगी। सही है, फिलहाल मैं आज इस टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ, सही है, क्योंकि इससे ज्यादा हजम नहीं कर सकते, सही है, हजम सर तो खराब हो जाएगा। जी बाजी। सर ये मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, तो डिजिटल रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेटिव एज के बारे में थोड़ा सा बता दें। बाजी, डिजिटल रेवोल्यूशन या इंफॉर्मेटिव एज हमने ये बताया कि लास्ट दौर जो हमारे पास है, यानी जो अभी भी 1980s का, चल रहा है। नहीं 1980s का जो दौर है, 1980 की दिहाई का जो दौर है आपके पास, यानी 89 90s के दौर में आपके पास जो है वो आईटी की डेवलपमेंट है। सही है, और तकरीबन मैंने ये तस्करा किया कि 96 के अंदर जो है वो इंटरनेट पाकिस्तान में भी आ गया, यानी हम 4-5 साल बैकवर्ड चलते हैं उनसे। सही है, अब वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है, कंप्यूटर हमारे पास बाद में आ रहा है, नेट चीजें, वो जब फेंकते हैं तो हम लेते हैं। सही है, तो थोड़ा सा हम बैकवर्ड उसमें चलते हैं। वो डेवलपमेंट वहाँ पे हुई, सही, इंटरनेट डेवलप्ड हुआ और वो फिर हमारे पास आया। तो वो जो आगाज है इंफॉर्मेटिव एज का, वो बेसिकली आईटी की डेवलपमेंट है, यानी इंटरनेट की डेवलपमेंट है इंफॉर्मेटिव एज। और वो इंफॉर्मेटिव एज आज तक फॉलो हो रही है और बहुत सारी चीजें आज उसके ऊपर बेस करती है। मैं कहूँ बैंकिंग सेक्टर उसके ऊपर बेस कर रहा है, ई कॉमर्स आज उसके ऊपर पूरा बेस कर रहा है। आज कई इदारे, इवन के हमने जो हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ी थी जिसके अंदर हमने कहा था कि मशीनें जो है वो जदीद मशीनें, रोबोटिक उसमें काम हो रहा है, वो सब आईटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने ये तस्करा किया इसका। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर। सही। और कोई सवाल करना चाहें जल्दी से कर लें, कोई सवाल अगर जहन में। मेडिकल का बता दें। मेडिकल रेवोल्यूशन मैंने कहा कि एंटीबायोटिक, मेडिकल मेडिकल रेवोल्यूशन जो है वो एंटीबायोटिक की डेवलपमेंट है। सही, 1950 के अंदर क्या हुआ, एंटीबायोटिक डेवलप हुआ। सही, इससे पहले दवाएं थी, राज थे इससे पहले भी, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं थी। एंटीबायोटिक जो है वो 1950 में डेवलप हुई। सही, जिसके बाद लोगों के मरने की तादाद क्या हो गई, कम हो गई। सही है, क्योंकि आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक दे देता है आपको, जिसको आप 3 दिन खाते हैं या 5 दिन खाते हैं, आप सही हो जाते हैं उसको खाकर। सही है, तो ये एक मेडिकल रेवोल्यूशन था। सही, और कोई सवाल? सर जी बाजी। ये मेडिकल रेवोल्यूशन को बाद में आना चाहिए था, एटॉमिक एज पहले आना चाहिए था। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उससे जो मेन जो डेवलपमेंट है ना वो 3 है बेसिकली, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मेडिकल रेवोल्यूशन। एटॉमिक एज वगैरह तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए आपको उसमें रखी है कि आपको समझ में आ जाए कि ये एजेस भी हमारे पास मौजूद है, चाहिए ताकि आपको सर याद ये रहे। जो आपने ये जो टॉपिक आज पढ़ा है, ये बुक में मुझे मिला नहीं सर। में मिलेगा भी नहीं बेटा ये आपको। अच्छा सही सर, है, ये आपके नोट्स में ये होगा? नोट्स में भी नहीं मिलेगा। सही, ये हमारे पास एक और फिर किताब कहाँ है, मिलेगा मिस? ये सुन लिया ना आपने, इतना काफी आपके लिए। सही, ये बेसिकली क्या था, ये आपके पास इंफॉर्मेटिव वो था। सही, ये मुख्तलिफ जगहों से है। सही, अब जैसे स्टोन एज की हिस्ट्री, ब्रॉन्ज एज की हिस्ट्री, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी ना। सही, तो ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो एजेस का। सही, ये एक हमारे पास एक बुक है नोट्स की, मतलब वो बुक मैंने आपको रिकमेंड नहीं की है, लेकिन उससे भी पढ़ाता हूँ मैं, अहमद अकेडमी की, एक ब्लैक कलर की एक बुक है, उसके अंदर इसकी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सर मेरे पास है वो बुक। हाँ, सर मेरे पास भी है। अच्छा है तो अच्छी बात है, उसमें चेक रीड कर लेना, उसके अंदर मिल जाएगा कुछ ना कुछ इसके अंदर। सही है, और कोई सवाल? बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना मकसद था कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है और सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है। जो पुराने दौर में काम होते थे उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं, चाहे वो बुनियादी एक्टिविटीज कहते हैं, और वो आज भी हो रही हैं। फिशिंग आज भी कर रहे हैं, आज भी हंटिंग कर रहे हैं, आज भी हम माइनिंग करते हैं। जो खुदाई का काम है, ब्रॉन्ज एज मेटल निकालना, वो माइनिंग एक्टिविटी है, चाहे वो आज भी हो रही है। चाहे आज भी इंसान दरख्त काट रहा है, आज भी इंसान फल तोड़ कर खा रहा है, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो इंसान करता था। चाहिए, क्लियर है? यस सही, सर। आज के लिए फिलहाल टॉपिक Yes, यहीं sir. रखते हैं। सही, नेक्स्ट हफ्ते वाले दिन जो है वो हम फिर इससे आगे जाएंगे। सही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।